MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात कर रहे हैं 24 या अगले 48 घंटे बहुत बड़ा फैसला क्या अमेरिका लेने वाला है। क्या एक बहुत बड़ा फैसला जंग को लेकर होने वाला है। क्या ये उसी तरह का फैसला होगा जो हमने इससे पहले ईरान इराक युद्ध में देखा, उसी तरह का फैसला जो हमने अफगानिस्तान में देखा। क्या डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा फैसला जंग को ले सकते हैं। क्या इससे पूरा का पूरा मुल्क बर्बाद हो सकता है। मैं ये क्यों कह रही हूं, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाती हूं। G7 दुनिया के 7 शक्तिशाली देशों की ये बैठक इस वक्त कनाडा में हो रही है और इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे। डोनाल्ड ट्रंप इस बैठक का हिस्सा थे। 2 दिन तक ये बैठक होनी थी। ये देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन बगल में खड़े हैं। आप देख रहे हैं इटली की प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद है। 7 देशों के, शक्तिशाली देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष कनाडा में थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये वहां पर 2 दिन की बैठक के लिए पहुंचे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वहां से निकलकर वापस अमेरिका आ गए। तस्वीर दिखाती हूं आपको। डोनाल्ड ट्रंप तुरंत अमेरिका के लिए वापस रवाना हो गए। 2 दिन उन्हें वहां कनाडा में G7 की बैठक में रहना था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तुरंत छोड़कर वापस अमेरिका चले गए। और क्यों चले गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में एक बड़ा फैसला लेना है। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने हाथों से ऐसा इशारा किया कि जैसे कोई बहुत बड़ी जीत हाथ लगने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका छोड़कर चले गए। आपको दिखाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के जाने के मायने क्या है। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के मायने क्या है। अमेरिका पहुंचकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप का तेहरान प्लान क्या है। ट्रंप G7 समिट छोड़कर अमेरिका रवाना हुए और मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ही वो वापस अमेरिका लौटे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और कहा कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। सीज फायर के लिए वॉशिंगटन नहीं लौटा हूं मैं, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि ट्रंप सीज फायर कराने जा रहे हैं। उन्होंने अमेरिका आकर पहुंचा कि यह बचकाना बयान इमैनुअल मैक्रोन ने दे दिया है। मैं ईरान से सीज फायर करना नहीं चाहता हूं। ईरान से कोई सीज फायर नहीं हो रही है। ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ना ही होगा। तेहरान खाली करने की चेतावनी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। तेहरान को खाली कर दीजिए। अब अमेरिका के राष्ट्रपति एक शहर को खाली करने की बात क्यों कह रहे हैं, तेहरान इंपॉर्टेंट क्यों है। तेहरान के लोग जल्दी शहर खाली कर दें, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तेहरान के ही एक बंकर में वहां के सुप्रीम लीडर खमनेई छुपे हुए हैं, यह कहा जा रहा है। नेतन्याहू कह चुके हैं कि वो उनके निशाने पर है। ऐसे में तेहरान खाली करने की बात कहकर हड़कंप मचा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो वापस G7 की बैठक छोड़कर अमेरिका आ गए। मैं बड़ी खबर आपको बता रही हूं। जो बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, जरा चलाइए उसे। जंग के बीच नेतन्याहू ने बड़ा बयान ये कि खमेनेई को मारा तो युद्ध भड़केगा नहीं, खमेनेई को मारा तो युद्ध खत्म हो जाएगा, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। इजराइल के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर खमेनेई को मार दिया तो युद्ध खत्म हो जाएगा और भड़केगा नहीं, क्योंकि ये बयान आ रहे थे कि अगर खमेनेई को टारगेट किया तो जंग भड़क जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, यही जंग खत्म करने का रास्ता है। अब ये बयान बहुत बड़ा है। क्या नेतन्याहू इसकी प्लानिंग कर रहे हैं? मैं आपको ऐसे 5 बयान दिखाना चाहती हूं जो इस जंग से जुड़े हुए हैं, और ये 5 बयान आने वाले दिनों में बहुत निर्णायक होने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि वापस आए G7 बैठक से और कह रहे हैं मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। उन्होंने कहा तेहरान को जल्दी खाली करो, और यह भी कि अब
बड़ा फैसला कुछ लेने वाले हैं। वहीं नेतन्याहू कह रहे हैं कि खमेनी को मारा तो युद्ध खत्म हो जाएगा, ये उन्होंने कहा। ये बहुत बड़ा बयान है। बदलेगी मध्य पूर्व की सूरत, और इसी के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि खमेनी कहीं सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। यानी सीधे उन्होंने बता दिया कि इजराइल का टारगेट कौन है, खमेनी है। इसी के साथ तीसरा बयान आपको दिखाती हूं। तीसरा बयान जो कि ईरान के राष्ट्रपति का आया है, मसूद पेजेश्किन का आया है। वो कह रहे हैं गुस्से का तूफान आने वाला है। वो ये भी कह रहे हैं इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और साथ ही ये भी कि हम किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी कोई सीज फायर हम करने वाले नहीं है। क्या ईरान ये संकेत दे रहा है? ईरान अपनी तरफ से भीषण हमला कर रहा है, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप अगले 24 घंटे में बड़ा फैसला लेंगे? आज बात हम इसकी कर रहे हैं। इसी के साथ एक और बयान जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर का आया है। वो कह रहे हैं यहूदियों के खिलाफ हम ये जंग जीतेंगे, ये हो नहीं सकता है कि हम इस जंग को हार जाएं, हमारे साथ बहुत से लोग खड़े हैं। और इसी के साथ साथ G7, जहां पर यह बैठक हुई, G7 की बैठक में जहां डोनाल्ड ट्रंप वापस आए हैं, वहां पर कहा गया कि ईरान परमाणु बम बनाने के बारे में भूल जाए, ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं रख सकता है। G7 का यह सीधा डिक्लेरेशन है, ईरान परमाणु बम नहीं रख सकता है। इसके मायने क्या हैं? आज महाभारत में बात करेंगे कि क्या अमेरिका सीधे इस जंग में शामिल होने वाला है। एक रिपोर्ट पहले देखिए। अगले 24 घंटे में इजराइल ईरान जंग में कुछ बड़ा होने वाला है। ईरान से 9000 किलोमीटर दूर कनाडा में G7 समिट में दुनिया के ताकतवर देशों का जमावड़ा लगा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैठक को बीच में ही छोड़कर वापस अमेरिका लौट आए। ट्रंप के अचानक लौटाने से हर कोई सख्ते में है, खासकर ईरान की तो नींद उड़ गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान खाली करने की बात कही, फिर G7 समिट को आधे में छोड़कर अमेरिका आ गए। इजराइल और ईरान के जंग रोको प्रस्ताव पर साइन भी नहीं किया। अमेरिका आकर व्हाइट हाउस में वॉर रूम बनाए जाने की खबर आ गई। इसके बाद यह अंदेशा जताया जा रहा है कि ट्रंप की वापसी इजराइल और ईरान के बीच कुछ बड़ा करवाने वाली है, क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका लौटते ही ऐलान कर दिया कि वो सीज फायर के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उससे भी कुछ बड़ा करने आए हैं। इसी के साथ साथ ट्रंप ने RC-135U जासूसी विमान को मिडिल ईस्ट भेज दिया है। इसी के साथ साथ अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज, 30 लड़ाकू विमान, थर्ड मिसाइल सिस्टम, 2 दर्जन से ज्यादा वायुसेना के टैंकर्स मध्य पूर्व भेजे गए। इनसे यह तो साफ है कि इजराइल इस जंग में अकेले नहीं है, अमेरिका हर कदम पर उसके साथ खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान को सीधी चेतावनी भी दी है। I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. अमेरिका इजराइल की डिफेंस को मजबूत करके ईरान पर जबरदस्त दबाव बना रहा है। अमेरिका जानता है ईरान पर दबाव बनाने की ये टाइमिंग सबसे अच्छी है, क्योंकि रूस ईरान का अच्छा दोस्त है, लेकिन यूक्रेन के साथ जंग में उलझा है। चीन ईरान के साथ है, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा है। चीन को डर है कि अगर वो ईरान का खुलकर समर्थन करता है तो अमेरिका और यूरोपीय संघ उसके खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं पाकिस्तान ने साथ का वादा किया है, लेकिन यूएसए से डरता है, साथ देने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अब इजराइल और ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर डोनाल्ड ट्रंप पर है, क्योंकि ट्रंप का इशारा ही अब इस जंग को खत्म करने या फिर इसे बढ़ाने को दिशा देगा। ऐसे में सवाल ये कि G7 की समिट छोड़कर वापस आए ट्रंप क्या करने वाले हैं? अमेरिका कौन सा बड़ा कदम उठाने वाला है? क्या ये जंग और बड़ी होने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो ऐलान अब डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है, तेहरान छोड़ो, उसके बाद जो तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास, वो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहती हूं। तेहरान में कैसे हड़कंप मच गया है, तेहरान छोड़कर लोग जा रहे हैं। क्या सीधे ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका? ये तस्वीर देखिए, तेहरान छोड़कर लोग जा रहे हैं। जो गाड़ियों की आप एक कतार देख रहे हैं, ये शहर छोड़कर जाने वालों की कतार है। पूरा दिखाइए इसे, शहर छोड़कर जाने वाली लोगों की कतार है। तेहरान से लोग भाग रहे हैं, और उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको बता दूं। जो बड़ी खबर आ रही है वो कारण है।
खबर यह है कि खमेनी जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खमेनी की सुरक्षा पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। ईरान छोड़ने की भी खबर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने तेहरान छोड़ दिया है, कहा यह भी जा रहा है कि क्या उन्होंने ईरान भी छोड़ दिया है। हमले की बात कह चुके हैं नेतन्याहू, तो क्या इसके बाद आम लोग भी तेहरान छोड़कर जा रहे हैं? सवाल यही बना हुआ है। मैं अपने मेहमानों का भी परिचय आपसे करा दूं, क्योंकि तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं लगातार, और हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, मेरे साथ जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ गए हैं, हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़ गए हैं, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी आए हैं, और मेजर जनरल जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले मेजर जनरल के सिन्हा आपके पास आ रही हूं, आपसे पूछूंगी, डोनाल्ड ट्रंप G7 जाते हैं, अचानक बैठक को छोड़कर चले आ जाए, जो सारा ड्रामा है वो जो हो सकता है वो वहां पर हमने देखा है। 7 शक्तिशाली देश और उनके बीच में से डोनाल्ड ट्रंप वापस आते हैं और वो कहते हैं तेहरान खाली करो। तेहरान खाली करो का मतलब क्या है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? जय हिंद चारिता। जय हिंद सर। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब गए थे वहाँ पर G7 में, जो उनका मेन एम था कि एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया कि सारे G7 वाले खड़े हैं। उन्होंने कहा, एक बयान दिया, ज्वाइंटली दिया कि इजराइल को अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ भी करने का पूरा अधिकार है। सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो आया है G7 का, इसके पहले कभी नहीं आया है। दूसरी जो बड़ी बात है, ये मैं मानता हूँ कि जो वापस आए हैं वो बड़ा तो होगा ही। देखिए, जो कंडीशंस बनाए हैं, शायद ट्रंप साहब भी या अमेरिका ऐसा नहीं सोच पाया था कि जो ईरान के अंदर में जो अभी जो कंडीशंस बनी हैं, ऑपरेशन राइजिंग लायन के बाद 5 दिन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसके अंदर में जिस तरह से कंडीशन बनी है, खास करके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हिट करना, नटाज के ऊपर में, फर्दो के ऊपर में और इस्फान के ऊपर में, वो अनप्रेसिडेंटेड है। कोई दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुआ, वो अनप्रेसिडेंटेड है। और इजराइल ने एक डिटर्मिनेशन के अनुसार उसने किया है। इवन अमेरिका हैज़ नॉट डन इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं हुआ नहीं। तो उसके अंदर में काफ़ी चीज़ें आई मैं उसमें कहा कि उसमें कुछ रिसाव हो रहा है, कुछ ऐसा हुआ। मगर देखिए, फर्दो जो है, फर्दो के अंदर में आप नहीं हिट कर सकते, जो खास करके GUB 28 से जो 5,000 पाउंड वाले हैं, उससे ज़्यादा उसको फर्क नहीं। उसमें 30,000 पाउंड का जो सबसे बड़ा GOB का, उसमें जो प्लेन्स हैं वो आपके B-2 बॉम्बर्स के श्रेणी वाले आते हैं, B-21, B-57, ये सब उसको ही ड्रॉप कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। एक तो ये बात है, अमेरिका को इसमें कूदना ही पड़ेगा, अदरवाइज हाफ वे चीज़ें रुक जाएंगी और उनको ये डिसीजन लेना है और वो करेंगे। दूसरी बड़ी बात, जैसे आपने कहा, जो अयतुल्ला खुमैनी साहब हैं, वो कहीं बंकरों में नहीं, या तो बहुत नीचे छिपा दिया गया है, या दूसरा वो चले गए हैं। यदि वो छिपे हैं तो इसलिए तेहरान खाली कहा जा रहा है। खाली कराने जाने का एक ही मकसद है, वो उनको एलिमिनेट तो करना है। उन्होंने बड़ी गलती ये की अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उन्होंने पहले दिन 13 जून को ये कह दिया कि आप नहीं मारेंगे इनको, खमेनी साहब को। उनको नहीं पता था कि इतना अनप्रेसिडेंटेड एक्शन कर पाएगा इजराइल। वो इस अपॉर्चुनिटी को अब छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी। यदि नहीं छोड़ते हैं और छोड़ देते हैं इस स्थिति में, तो देखिए ये डिंगलिंग बैटल चलता रहेगा। दे विल नॉट एबल टू फिनिश द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऑफ ईरान। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ईरान का खत्म करना बहुत जरूरी है। 3,000 आपके आप ये बात कह रहे हैं कि वो इंटैक्ट है भी। आप ये जो बात कह रहे हैं कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो खत्म करना है वो बहुत जरूरी है, लेकिन जो खबर मेरे पास आ रही है, ईरान इसे लेकर बहुत नाराज है। चेतन, जरा इस खबर को चलाइए। G7 देशों पर भड़का है ईरान का विदेश मंत्रालय, और G7 ने इजरायली हमलों को अनदेखा किया है, ये कह रहा है ईरान। वो कह रहे हैं कि हमारे परमाणु केंद्रों पर हुए हमले पर G7 खामोश है। अब ये खबर है, सोचिए। और ईरान कह रहा है G7 को अपनी एक तरफा बयानबाजी छोड़नी चाहिए। तो ये जो बयान ईरान की तरफ से आ रहा है कि G7 देश हमारी अनदेखी कर रहे हैं, ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान का ये कहना कि हमारे जो हम पर जो हमला हुआ है उसकी अनदेखी करती है। जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनके पास जा रही हूं। बख्शी सर, अगर मैं आपसे पूछूं, ईरान ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि G7 उनके ऊपर हुए हमले को नहीं देख रहा है।
ईरान कह रहा है कि G7 एक तरफे फैसले ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला ले रहे हैं हमें नहीं पता है, क्योंकि वो बीच में आ गए और कह रहे हैं कि अब मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। क्या होगा वो बड़ा जो डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं? सर देखिए, इसके लिए हमको ऑप्शन मैट्रिक्स देखना पड़ेगा। ऑप्शन मैट्रिक्स क्या है इस वक्त इजराइल अमेरिका के सामने? इजराइल अमेरिका को कह रहा है, जैसे कि अभी मेरे दोस्त बोल रहे थे कि इजराइल अमेरिका को कह रहा है कि आप भी युद्ध में शामिल हो जाइए, आप ही के पास वो GBU-70 बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं 38,000 पाउंड्स वाले, 18,000 पाउंड्स वाले, जो कि B-2 बॉम्बर्स, B-52s यही जो है डिलीवर कर सकते हैं। जो फोदरो की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी प्लांट है उसको खत्म करने के लिए केवल अमेरिका ही हस्तक्षेप करे तो होगा, नहीं तो ये काम अधूरा रह जाएगा। नतान्स की फैसिलिटी हिट हुई है, कितना नुकसान हुआ है अभी पता नहीं। इंटेलिजेंस ये थी कि 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास था, 60% एनरिच्ड। इजराइल का एस्टिमेट था कि 9 से 10 बॉम्ब्स बनाने की कागार पे ईरान आ गया है, और उनका तो यह है कि साहब हम किसी तरह किसी हालत में ईरान के हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि साहब सबको जग जाहिर है और ईरान को ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने खत्म करने की इजराइल को धमकी दी है, बर्बाद कर देने की धमकी दी है, तो फिर उस देश को भी हक है अपने बचाव का। ठीक है साहब, ईरान के पास क्या ऑप्शन है? ईरान के पास कोई 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स, और हमने देखा है कि वो किसी हद तक सक्षम रहे हैं। ये आयरन डोम और इजरायली डिफेंस की जो 4 लेयर्स हैं, जिसमें कि शामिल एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग और आयरन डोम, ये इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से पेट्रियट्स और थार्ड, ये उसमें है। लेकिन इनके बावजूद ईरान के कई सारे मिसाइल्स जो हैं उन्होंने अपने वो टारगेट्स हिट करी है इजराइल के अंदर। ईरान क्लेम कर रहा है कि उसने मोसाद के हेडक्वार्टर को हिट किया है। yes, ईरान क्लेम कर रहा है कि उसने जो है अपने MOD जो है उसको हिट किया है। एक मिनट मैं जरा खत्म कर लूं। MOD को हिट किया है, हाइफा के ऑयल टर्मिनल को हिट किया है, और सिविलियन टारगेट्स तो सब हम देख रहे हैं। अभी तक जो कैजुअल्टीज हुई हैं, ईरान के कहा जा रहा है 525 लोग मारे गए हैं, 1250 के ऊपर घायल हुए हैं कल रात तक जी। ईरान के और इजराइल के कोई 24 मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, और कोई 590 के करीब घायल हुए हैं अभी तक इजराइल में। तो पहली बार इजराइल के मेनलैंड पे भी इतना नुकसान हुआ है। अब आगे क्या होगा देखिए, अगर अमेरिका इसमें एक है कि अमेरिका जोर डालता है, टेल ट्विस्ट करता है, गुड कॉप बैड कॉप रूटीन चलती है, और वो ईरान को मजबूर करते हैं कि आप पीस टॉक करो, एग्रीमेंट करो कि तुम न्यूक्लियर वेपन्स को और बैलिस्टिक मिसाइल्स दोनों को गिव अप करोगे। क्या ईरान करेगा? मे बी अपने कुछ जान बचाने के लिए, छुड़वाने के लिए इस बार कर दे, लेकिन कितनी देर ये चलेगा? उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है, ईरान के पास क्या ऑप्शन है? या तो मैं सरेंडर कर दूं, या तो मैं पीस टॉक के लिए सहमत हो जाऊं, ठीक है, या आई वाइडन द कॉन्फ्लिक्ट। वाइडन कॉन्फ्लिक्ट मतलब मैं तो डूबूंगा। सर ये खबरें पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ घंटों में आ रही है कि ईरान डीएस्केलेशन चाह रहा है। ईरान अब बाकी क्वार्टर्स से बात कर रहा है फॉर अ डीएस्केलेशन प्लान। ये खबरें भी आ रही है। मैं जरा आज ये पूछना भी चाह रही हूं कि ट्रंप जो G7 ड्रामेटिकली छोड़कर वापस अमेरिका आते हैं और कहते हैं मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। इमानुएल मैक्रोन को बचकाना कह देते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति को कहते हैं कि वो बचकाने हैं, उनको नहीं पता है, मैं कोई सीज फायर पे काम नहीं कर रहा हूं। ट्रंप के ऐलान के मायने क्या हैं? जरा इसे चलाइए। ट्रंप के ऐलान के मायने क्या हैं जब वो कहते हैं मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं? क्या युद्ध में शामिल होने वाला है अमेरिका? सबसे पहला मायना यही हो सकता है कि क्या युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा अमेरिका। दूसरी बात, क्या ईरान के सैन्य अड्डे तबाह करेगा अमेरिका? इसी के साथ साथ
क्या डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने को हामी भरेंगे कि अमेरिका उन न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ईरान कैन नॉट हैव द न्यूक्लियर बॉम्ब। क्या खमनई का तख्ता पलट करेगा अमेरिका और इजराइल मिलकर? यह बड़ी बात है। हालांकि पांचवा जो एक ऑल्टरनेटिव है, खमनई का खात्मा, इसको पहले ही अमेरिकी प्रशासन कह चुका है, हमने वीटो कर दिया, हमने इस तरह के किसी भी प्लान को नामंजूर कर दिया है। लेकिन क्या खमनई का खात्मा भी, जैसा इजराइल कह रहा है, जैसे नेतन्याहू कह रहे हैं कि अगर वो खत्म होंगे तो युद्ध ही खत्म हो जाएगा, क्या इस पर भी विचार हो रहा है? मैं इसकी बात करना चाहती हूं। मैं एक बार सीधे कर्नल एन आपके पास आ रही हूं। जरा मुझे बताइए, आपको क्या लग रहा है, मिलिट्री ऑप्शन क्या है इस वक्त? सर अनम्यूट कर लीजिए, सर अनम्यूट कर लीजिए। कैन यू हियर मी नाउ? यस सर। देखिए 100% है, अमेरिका अगले 12 से 24 घंटे के अंदर अटैक करेगा। जैसे कि आपने खुद ब्रीफिंग में बताया कि इनका यूएसएस जो नीतीश कैरियर ग्रुप है वो रिलीव करने के लिए आया था कार्ल विल्सन को रेड सी के अंदर, लेकिन उसको रोक दिया गया पिछले 3 दिन पहले। इसके अलावा इनका जो ट्रूमैन है वो वे ऑफ गल्फ ऑफ ओमान में खड़ा हुआ है, और साथ ही सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इनका HMS ब्रिटेन का जो HMS है, कैरियर ग्रुप है, एयरक्राफ्ट कैरियर, प्रिंस ऑफ वेल्स, जो भारत के साथ 2 दिन एक्सरसाइज कर रहा था अभी अरेबियन सी में, वो भी खड़ा हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल रात से इन सब का ऑपरेशनल जो रेडीनेस है वो चेंज कर दिया गया है। सुचारिता, ये अल्फा में थे, अब ब्रावो रेडीनेस में पहुंच चुके हैं। ब्रावो रेडीनेस का मतलब है कि दे आर रेडी फॉर एनी अटैक नाउ। ये आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा। अब ये क्यों होगा? देखिए, मैं पहले से कहता आ रहा हूं, मेरा मानना सुचारिता यह है कि देखा जाए तो इजराइल को ईरान पे अटैक करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इजराइल जब अटैक करता है तो पूरे के पूरे जितने भी आपके यूरोप के नाम गल्फ कंट्रीज हैं, वो इजराइल के, आप मानो या ना मानो, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आज भी न्यूज आ रही कि 22 के करीब खड़े हो गए जब से इन्होंने पारस की जो पार्स जो इनका गैस डिपो था उस पर फायर किया, शोरान के जो ऑयल डिपो पे फायर किया, बिल्कुल इनको लगता है कि अब ईरान भी इन पे करेगा। तो मेरा मानना है कि ये अटैक अगर अमेरिका ही शुरू से करता तो शायद किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब अमेरिका ही क्यों? जैसा कि अभी बता रहे थे सर भी कि जो फॉर्डो है वहां पे 80 मीटर के करीब कंक्रीट है। सुचारिता, ये लोग जब GBU-57 है जो कि B2B बॉम्बर्स के साथ में आपका जियो गार्सिया आइलैंड्स में बैठे हुए हैं, ये पहला जब फायर करेगा तो करीब 60 फुट का गड्ढा करेगा, फिर दूसरा बम उसी पे गिराना पड़ेगा, फिर वो और गड्ढा करेगा, तब जाकर के ये फॉर्डो के नीचे जो सेंट्रीफ्यूजल फ्यूजेस लगे हुए हैं उस पूरी एस्टेब्लिशमेंट को उड़ा पाएंगे। उसके अलावा उसका गिरफ्तार है नहीं, तो अमेरिका को आना ही पड़ेगा अगर इनको ईरान को बिल्कुल ही नेस्तनाबूद करना है, जहां तक सवाल है इनका न्यूक्लियर का। अब रही बात खुमैनी की, 2 रात पहले खुमैनी को 15 किलोमीटर दूर तेहरान से शिफ्ट कर दिया गया था किसी अनजाने बंकर के अंदर। पूरी जो ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड है उसने पूरा उसको वो दिया हुआ है, क्या नाम, कवर दिया हुआ है। रशिया ने भी उनको कहा था कि आप आना चाहें तो हम आपको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी भी चल रही थी। लेकिन अगर इजराइल इस चेंज में आगे आता है सारिता, तो शायद जनता जो है ईरान की वो साथ ना दे, लेकिन काफी जनता अमेरिका को जरूर लाइक करती है। वो चाहते हैं 79 से पहले वाला जो ईरान था, अमेरिका के साथ दोस्त था और जो माहौल था। सो अगर अमेरिका इसमें आगे कूदता है तो शायद रेजिम चेंज होने के अंदर कुछ फर्क पड़ सकता है, कुछ पॉजिटिवनेस आएगी। जी, मैं एक बात जरा बताना चाहती हूं, जो बड़ी खबर हमारे पास है कि इजराइल के रक्षा मंत्री की खमनई को वार्निंग आई है। ये वार्निंग क्या है? खमनई का हाल सद्दाम हुसैन जैसा कर देंगे। ईरानी तानाशाह को इजराइल की चेतावनी है, सद्दाम के तख्ता पलट से सबक ले खमनई, तेहरान में सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे। अब ये बहुत बड़ा बयान है, सद्दाम जैसा हाल करना। सद्दाम हुसैन आपको याद है, अब इराक के वो शासक, आपको याद है उनकी आखिरी तस्वीरें, सद्दाम हुसैन का ट्रायल, वो सारी तस्वीरें आपके जहन में आ जाएंगी। सद्दाम जैसा हाल करेंगे, ये कह रहे हैं इजराइल के मंत्री। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं, क्या ऐसा हाल मुमकिन है? और दूसरी बात यह भी कि क्या जो इजराइल प्लान कर रहा है उसके साथ अमेरिका शामिल है? इजराइल अगर सद्दाम जैसा हाल करना है तो उसके लिए एक बड़ा हमला ईरान पर करना होगा।
मैं प्रोफेसर त्रिपाठी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि ये सारी जो मैं तैनाती दिखा रही हूं, RC-135U जासूसी विमान, ये ईरान की निगरानी इस वक्त कर रहा है, अमेरिका ने भेजा है। इसी के साथ जो ये परमाणु हथियारों की भी खोज करता है, कहां परमाणु हथियार है आप बेहतर बता पाएंगे। इसी के साथ मिडिल ईस्ट में USS निमित्ज पहले ही भेजा जा चुका है, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, हम जानते हैं, हमने उसकी कल तस्वीरें भी दिखाई थी, सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर इसे माना जाता है। अमेरिका ने ये सब मिडिल ईस्ट की तरफ भेज दिए हैं। ये सब मूवमेंट क्यों हो रहा है, मैं आपसे पूछूंगी, क्या सद्दाम जैसा हाल करने का निर्णय सिर्फ इजराइल ले सकता है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया तो इजराइल, इस बात को एहसास नहीं था इजराइल को कि ईरान का जो पलटवार होगा वो इतना आक्रामक होगा। जो ईरान ने मोसाद के सेंटर पर जो पलटवार किया है, जिस तरह से अटैक किया है, ये पूरी तरह से तेल अवीव को और इजराइल की स्टैब्लिशमेंट को हिला दिया है। और मुझे लगता है यही कारण है कि जब G7 से वहाँ से ट्रंप लौटते हैं और वो ये बोलते हैं, स्पेशली मैं फ्रांस की बात करूं, मैक्रोन, क्योंकि ये बचकापन कर रहे हैं, सीज फायर की बात नहीं होगी, तो इस वक्त पूरा USA और कंप्लीटली इजराइल, ये दोनों एक अपने अस्तित्व के लिए, देखिए शुरू में ये जो लड़ाई थी ये डोमिनेंस और एग्जिस्टेंस की थी। एग्जिस्टेंस की बात यदि करूं तो अभी भी इजराइल कर रहा है कि मेरे लिए एग्जिस्टेंस का सवाल है और न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम निस्तानाबूद करेंगे। लेकिन ये 1979 के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में एक ऐसा कंट्री, मुल्क रहा ईरान, जो अमेरिका के हेजेमनी को चैलेंज करता आया है। और अमेरिका को लगता है ये वही वक्त है कि अब इराक, सीरिया जैसे हाल हम ईरान का करें। लेकिन मैं ये बताना देना चाह रहा हूं कि ईरान की जो स्थिति है वो सद्दाम हुसैन जैसे नहीं है। ईरान की जो इंपॉर्टेंट है, हाँ। जी, ईरान और यही कारण है, हाँ, कि इजराइल अपने वो सारे आक्रामक अंदाज को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत वो धमकी दे रहा है, थ्रेट दे रहा है, ताकि खामेनेई टेबल पर आ जाए और ये कह दे कि हम कंप्लीट सरेंडर के लिए तैयार है। लेकिन ईरान, मुझे नहीं लगता है कि ईरान इस समय डू एंड डाई की सिचुएशन पर है। जिस वक्त ईरान की स्टैब्लिशमेंट, टॉप आर्मी कमांडर को मार दिया गया, उस समय ईरान ने निश्चय कर लिया कि अब तो मरेंगे या मिटेंगे। तो उस कंडीशन में आप यही कह सकते हो कि खामनेई नहीं बचेंगे। लेकिन खामनेई की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इजराइल अब नहीं बचेगा। तो ये जीरो सम गेम की पोजीशन है। यहां पर यदि अमेरिका की यदि बात करूं मैं, तो ट्रंप साहब की स्पेशली बात करूं तो देखिए, ट्रंप की दिक्कत क्या है कि जो ट्रंप कहेगा, क्या उसी देश के किसी भी देश में वही चीज होगा? ट्रंप को इतनी न्यूक्लियर प्रोग्राम से दिक्कत है तो पाकिस्तान को क्यों करने दिया? आसिम मुनीर को क्यों सर पर बैठाया ट्रंप ने? तो ट्रंप की नीतियां, अमेरिका की नीतियां हम सब जानते हैं कि किसी रीजन में उसकी कुछ नीतियां और होती हैं और किसी रीजन में और होती हैं। तो मुझे लगता है अमेरिका को बहुत सीरियस लेने की जरूरत इसलिए नहीं, स्पेशली ट्रंप को, बिकॉज ही इज वेरी कंसिस्टेंट अबाउट हिज इनकंसिस्टेंसी। पहला दिन था, वो कह रहे हैं इज वेरी कंसिस्टेंट अबाउट बीइंग इनकंसिस्टेंट। प्रोफेसर त्रिपाठी कह रहे हैं इज वेरी कंसिस्टेंट अबाउट बीइंग इनकंसिस्टेंट। मेजर जनरल सिन्हा के चेहरे पर मुस्कान है। सर, मैं आपके पास आ रही हूं, उससे पहले एक तस्वीर मैं जरा दिखाना चाहती हूं, और इस तस्वीर को मेरे मेहमान भी देखें कि इस वक्त जो ईरान है, ईरान किस तरह से घिरा हुआ है, उसको जरा से आप समझिए। ईरान यहां है, ईरान का आप एक नक्शा देख रहे हैं, और आसपास जो भी देश है, इनमें जो आप नीली बत्ती जो जलते हुए देख रहे हैं, इसका मतलब है अमेरिकी बेस, यानी कि अमेरिका की सेना या फिर अमेरिका के जो युद्धपोत हैं वो इन जगहों पर तैनात है। अमेरिकी बेस का मतलब होना इन सब जगहों से अमेरिका अगर इस जंग में शामिल होता है तो वो सीधा ईरान पर टारगेट कर सकता है। कहां है? ओमान के अंदर, यहां नीचे। वहीं उसके साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इधर देखिए कतर में, बहरीन में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, इजिप्ट में, यहां जॉर्डन में, सीरिया में, इराक में, ये सारी जगहें हैं जहां आप ये नीली बत्ती जलते हुए देख रहे हैं। यानी कि ईरान का को पूरी तरह से अमेरिकी बेसिस ने अपनी जद में ले रखा है। ये आज की प्लानिंग नहीं है, ये पहले की प्लानिंग है, जैसा कि प्रोफेसर त्रिपाठी कह रहे थे कि आज नहीं, ये पहले से ईरान के खिलाफ अमेरिका ने एक मोर्चा खोल रखा है। दोनों देशों के बीच की तनातनी आप जानते हैं, और इसीलिए ये बेसेस यहां पर तैयार किए गए। अगर अमेरिका इसमें शामिल होता है तो ये सीधा हमला ईरान पर करना, सोचिए कितना आसान होगा। प्रोफेसर त्रिपाठी, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, इधर आ जाइए आप एक बार। प्रोफेसर त्रिपाठी के पास साथ में जरा एक बार इसको देखना चाहती हूं। प्रोफेसर त्रिपाठी,
आप देखिए ये पूरा एक तरह से ये आज की तैयारी तो नहीं है, ये तो बहुत पहले से तैयारी है और इसलिए की है क्योंकि हम वो जानते रहे कि ईरान से एक थ्रेट, एक प्रेजेंट डेंजर होगा। देखिए मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं कि अमेरिका अपने जो मिलिट्री बेस बनाया है, ये मिलिट्री बेस को बनाने का नजरिया यही था कि मिडिल ईस्ट में वो अपने सैटेलाइट स्टेट बनाए रखे। हाँ। और आज तक सारे, चाहे सऊदी अरब हो, कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, जॉर्डन हो, ओमान हो, इन्होंने सबने क्या किया, अमेरिका के हितों की पूरी की। जिस दिन से चाइना और रशिया का इन्वॉल्वमेंट मिडिल ईस्ट पर बढ़ा तो अमेरिका को ये लगा कि ऐसा है, ये गेटवे कौन दे रहा है, ये ईरान दे रहा है। हाँ। और ईरान सऊदी अरब जब बात करने लगे आपस में तो फिर अमेरिका को प्रॉब्लम हुई। तो देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर जो आप कह सकते हैं जो प्रॉक्सीज है, हाँ। जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है वो अमेरिका है और ट्रंप है। ट्रंप को ये बर्दाश्त नहीं है कि उसकी हेजमनी को कोई चैलेंज करे। ठीक है, आपकी जो बात है, मैं इसी पर जरा एक बार मेजर जनरल सिन्हा आपके पास आ रही हूँ। वो कह रहे हैं कि ट्रंप और अमेरिका की वजह से इस वक्त जो स्थिति बनी है दुनिया में वो बनी है। मैं आपसे पूछूंगी, इन्होंने सीधे कहा कि अगर वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब अगर कोई देश बना रहा है, ईरान बना रहा है, उससे इम्बैलेंस कैसे होगा। अमेरिका अब इस वॉर जोन में जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है क्या कर सकता है, मेजर जनरल सिन्हा? देखिए सुचारिता, मैं ये आपसे सवाल करूंगा कि 7 अक्टूबर 2023 में क्या अमेरिका के कहने से ईरान ने ये 3 जो हूती, हमास, हिजबुल्ला और जिस तरह से नरसंहार किया, उनके कहने पे किया? क्या अमेरिका के कहने पे ही आपके 22 अप्रैल के अंदर में पहलगाम के ऊपर में अटैक हुआ? देखिए ये जो आतंकवादी देश हैं, हम लोग कभी कभी बहुत इस चीज़ को भूल जाते हैं। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कब शुरू हुई है? प्रक्रिया शुरू हुई है जब आपको इजराइल के पूरे अस्तित्व को ही मिटाने की कार्रवाइयाँ शुरू हुई और इजराइल ने अपने दमखम पे, ठीक है सपोर्ट तो बहुत लेते हैं, आप बहुत जगह से आती हैं, अपने दमखम से इतने लंबे समय तक ये कंडीशंस को लाया है। उसने ईरान को ड्रॉ किया है। हम भूल गए 2023 में 2024 के 1 अप्रैल को दमास्कस में उसने IRGC के पूरे कमांडरों को उड़ा दिया। उसके बाद एक ट्रू प्रॉमिस जो ये कह रहा था उसने वहाँ पर डाला ईरान ने। उसके बाद ट्रू प्रॉमिस 2 भी डाला है। उसके बाद उसने एक रिट्रीब्यूशन किया जिसके अंदर में वो 23 अक्टूबर 2024 को हुई जब इजराइल ने पूरे के पूरे उनके एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराया। तो देखिए इजराइल ने जो किया है इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। यदि हम करते हैं पाकिस्तान के साथ तो फिर लोग खड़े हो जाएं कि ये अमेरिका और ये अमेरिका आज इजराइल के साथ इसलिए खड़ा है कि नॉट उसका फ्रंट लाइन स्टेट है। फ्रंट लाइन स्टेट किसने बनाया ईरान को? चाइना ने बनाया। इवन रशिया ने नहीं बनाया फ्रंट लाइन स्टेट। ये फ्रंट लाइन स्टेट चाइना ने इसको बनाया है, $400 बिलियन का इसको दिया है झांसा, और ये चले गए हूती, हमास, हिजबुल्ला और सारे खड़े करके। ये जो चीज़ है इसको हम यदि मिक्सअप करेंगे तो ये मिक्सअप ही होगा। और इनके हाथों में यदि आप न्यूक्लियर दे दें तो इन आतंकवादियों के हाथ में न्यूक्लियर भी आ जाएगा, तो वो तो आपको साथ भी ब्लैकमेलिंग करेंगे। अभी कुछ दिन पहले जो अयतुल्ला खुमैनी साहब थे वो हमारे कश्मीर के ऊपर बातें कर रहे थे जस्ट बिकॉज उस समय उनकी चीज़ें हमारे भारत ने नहीं की। तो ये जो 79 से चला है ये हाँ। पूरी की पूरी जो आपने रेडिकलाइजेशन ऑफ दिस एरिया, जिसके साथ अरब देश भी नहीं है। हाँ। आप पूरे मिडिल ईस्ट को देखिए, वो प्रोग्रेसिव हो चुके हैं। क्यों उन्होंने अभी 600 बिलियन का मैं आपकी बात पर त्रिपाठी वो कह रहे हैं कि अरब देश भी इस बात के साथ नहीं है। जरा प्रोफेसर त्रिपाठी और मेजर जनरल को लीजिए स्क्रीन पर। वो कह रहे हैं अरब देश भी इसके साथ नहीं है। आप यहाँ बैठकर जरूर अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन द अरब कंट्रीज आर आल्सो नॉट विद। जी, अरब देश में एक्चुअली जहां अमेरिका के हित पूरे हो रहे हैं, आप देखिए जहां जहां पर उसके मिलिट्री बेसिस है, जहां अमेरिका के इंटरेस्ट पूरे हो रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ऑपरेशन सऊदी अरब जैसी कंट्रीज से अमेरिका के हित पूरे हो रहे हैं या फिर सऊदी अरब के हित पूरे हो रहे हैं, अमेरिका के हित? नहीं, डेफिनेटली अमेरिका के हित पूरे हो रहे हैं। हम ये सभी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट का जो पूरा ऑयल रीजन है वो शुरू से अमेरिका के साथ में रहा है। अमेरिका की समस्या ये है कि उसके हेजमनी को चैलेंज कौन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं एक इंपॉर्टेंट चीज जोड़ना चाहूँ, उसको इतनी दिक्कत है, रेडिकलाइजेशन से अमेरिका को इतनी दिक्कत है। तो आप ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से क्रोनोलॉजी देखिए ट्रंप की कि कंटिन्यू लास्ट टाइम था कि आसिम मुनीर को अमेरिका बुला करके भारत के साथ जो अमेरिका ने डिच किया है वो कौन नहीं जानता है। तो थोड़ा जियोपॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। जीडी बख्शी सर, ये जो बात यहाँ इस वक्त चर्चा हो रही है वो इस बात की कि क्या ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है
उनके कुछ फैसले, अब जैसे आज उन्होंने इमैनुअल मैक्रोन को बचकाना कह दिया, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि वो गए हैं वापस, वो एक सीज फायर पर काम कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया तो बचकाने, इन्हें पता ही नहीं है, मैं सीज फायर के लिए गया ही नहीं हूं, मुझे तो एक बहुत बड़ा काम करना है। अब सब सोच रहे हैं क्या बड़ा काम करना है। वो जब बयान देते हैं तो उन बयानों के मायने दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बचकाना कह देना। अब वो क्या करने वाले हैं लोगों को पता नहीं है, क्या वो फुल फ्लेजेड, क्योंकि इजराइल के अगर मंत्री कह रहे हैं हम सद्दाम हुसैन वाला हाल करेंगे, तो क्या वो ईरान को पूरी तरह से खत्म करने के बारे में विचार कर रहे हैं? देखिए, ईरान को पूरी तरह से खत्म करने में कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका और इजराइल मिलकर इस जंग में ईरान पर पूरी तरह से हावी हो जाएंगे। लेकिन ईरान के पास इतनी क्षमता है कि वो डूबते डूबते भी भारी नुकसान कर जाए इस रीजन में और दुनिया में ऑयल की कीमत को लेकर। वैसे मैंने बताया वो सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरीज हिट कर सकता है, वो ऑयल टैंकर्स हिट कर सकता है, गल्फ ऑफ हॉर्मुज में हौतीज उसके ऑलरेडी लगे हुए हैं ऑयल शिपिंग को हिट करने में। तो वो ऑयल की प्राइस को 120 150 बैरल प्रति बैरल अगर करा दे तो दुनिया की इकोनॉमी रिसेशन पे आ जाएगी, शामिल अमेरिकन इकोनॉमी। इसका फायदा तो ऑयल की प्राइस ऊपर जाने का केवल रूस को होगा। क्या अमेरिका ये चाहता है? अमेरिका को भी सोच समझ के कॉन्फ्लिक्ट को वाइडन करना पड़ेगा, नहीं तो एक डेस्परेट ईरान आप इस दर्जे तक ले आए कि मरता क्या ना करता, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तब दुनिया के लिए खतरा है। इसीलिए तो अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया, नहीं तो बहुत पहले ईरान पे हमला नहीं हो गया होता। क्यों दुनिया अपना हाथ रोक के बैठी है अभी तक? पॉलिटिकली भी डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का खुद ग्रैंड स्ट्रेटेजी थी कि मैं चार्ज लेने के बाद तकरीबन 4-5 साल तो मैं शांति रखूंगा, जिसमें अमेरिका की इकोनॉमी रीबिल्ड हो, सारा जो केओस है टैरिफ्स का और ट्रेड का वो खत्म हो और मैं डीप स्टेट को आड़े हाथ ले सकूं। कह रहे हैं कि CIA तो सुन नहीं रही है डोनाल्ड ट्रंप की, यूक्रेन में नहीं सुनी उन्होंने। हाँ। तो ये स्थिति पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करना मेरा सवाल ये है कि वो अपनी ग्रैंड स्ट्रेटजी को वायलेट करेंगे? सर सीधा सवाल ये भी है कि क्या ईरान और इजराइल की ये जंग इजराइल के लिए बिना किसी नुकसान के आएगी? क्योंकि हमने वहां की भी तबाही देखी है, वहां पर कई जो हमले किए गए हैं उसमें इमारतों को नुकसान पहुंचा है, सिविलियंस मारे गए। ये खबर भी आपको बताऊं कि ईरान का जो मोज़ाद हेडक्वार्टर है उस पर भी हमला किया है ईरान ने। इजराइल का जो मोज़ाद हेडक्वार्टर है टेल अवीव में ये हवाई हमला किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान का अटैक था और मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया है। तो जो मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को निशाना बनाया है, मोज़ाद का जो दफ्तर है, वो ये देखिए, ये तस्वीर आई है मोज़ाद की बिल्डिंग पर हमला करते हुए। अब ईरान भी अपनी तरफ से बता रहा है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है हम उस पर वार करेंगे। वो जानते हैं कि उन पर जो हमला हुआ 3 दिन पहले वो पूरा मोज़ाद का मास्टरमाइंड था, इसीलिए वो मोसाद पर अब हमला कर रहे हैं, मोसाद की बिल्डिंग पर हमला कर रहे हैं, वो संदेश दे रहे हैं। ये संदेश है ईरान का। अब मैं इसे समझना चाह रही हूं कर्नल नैन, मोसाद की बिल्डिंग पर हमला करके क्या संदेश ईरान दे रहा है? क्योंकि अगर ये जंग आगे बढ़ेगी तो क्या इजराइल को नुकसान नहीं होगा? देखिए सुचारिता, जो ऑपरेशन अभी ईरान में चल रहा है उसमें मोसाद का बहुत बड़ा हाथ है और ये अब से मोसाद वहां पे नहीं है। इस्माइल हानिया का पता है ना आपको, जब हमास के बंदे को मारा गया था एक फ्लैट के अंदर, ये लोग काफी उस IRGC जो ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड है उसमें भी सेंध लगा चुके हैं। हर जगह पे इन्होंने अपना पैर फैला रखा है वहां पे। वरना तो बताइए, इतने सारे लीडर्स को पिन चुन चुन करके उनके घरों में एक एक पिन पॉइंट करके कैसे मार सकते हैं एक साथ में। अब रही बात ईरान का जो अटैक हुआ है कल रात को, देखो सुचारिता, इनके पास में इसमें कोई दो राय नहीं है
कोई शक नहीं है कि ईरान के पास में सबसे बड़ा मिसाइल प्रोग्राम है पूरे के पूरे गल्फ के अंदर, और ये खतरा बन चुका है अमेरिका के लिए भी, इसके बेसिस के लिए भी। 64 बेसिस है, 15 बड़े बेसिस है, 40,000 ट्रूप्स लेके बैठा है अमेरिका वहां पे। कल रात को जो अटैक हुआ उसके अंदर पहली बार सॉलिड फ्यूल वाली जो मिसाइल्स हैं वो इस्तेमाल की गई, क्योंकि उनको तैयार, जैसे लिक्विड फ्यूल वाली को तैयार करने में पूरा दिन लग जाता है, तो उनको टाइम नहीं लगता। इसीलिए 20-20, 25-25 के बैचेस में, ग्रुप में, ये एक के बाद एक हाइफा पे, तेल अवीव पे, उसके बाद में बाकी जगहों के ऊपर फायर किया गया। और तेल अवीव के अंदर इन्होंने मोसाद को टारगेट किया, और यहां तक कि जो अमेरिकन एम्बेसी है उसको भी टारगेट किया, वो भी टारगेट हुई। हाइफा के अंदर इन्होंने जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसको टारगेट किया था, लेकिन उससे थोड़ा दूर जाकर के इनकी मिसाइल गिरी। 6 के करीब मिसाइल तो इनकी तेल अवीव में गिरी, बिल्कुल इनको रोकना बहुत मुश्किल है जब ये ग्रुप में आ रहे हैं। अब एक रही बात इसकी अमेरिका की, देखिए ये जो लड़ाई है सुचारिता, अब इसका नेक्स्ट फेज कहां जाएगा? अमेरिकन बेसिस नंबर 1, जो आपका हार्मोज है, उस जो ये है हार्मोज का एरिया, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जहां पे 30% तेल चलता है पूरी दुनिया का, नंबर 2। और नंबर 3, ये लड़ाई अब ग्राउंड के ऊपर भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि कुछ स्टेज के ऊपर, जैसे कि पाकिस्तान की आप बात कर रही थी, पाकिस्तान ने आपका नूर खान जो बेस है, इनका एयर बेस है इस रावलपिंडी के पास, और साथ साथ में शमसी बेस है, वहां पे अपने हेलीकॉप्टर फाइटर बेस, वहां पे फाइटर एयरक्राफ्ट भेजे हैं। लेकिन सुचारिता कर क्या रहा है पाकिस्तान मालूम? वहां पे अपने एवॉक से वो इंफॉर्मेशन दे रहा है अमेरिका को और इजराइल को कि इनकी मिसाइलें कहां से उड़ रही हैं। ये पैसे के लिए कुछ भी करेगा, हो सकता है कल अटैक कर दे ईरान के ऊपर। तो आप पाकिस्तान को तो काउंट ही मत करो इसके अंदर। और रही बात न्यूज़ की बात, मेरा मानना यह है पाकिस्तान ने जहां एक तरफ वहां IRGC के जो जनरल हैं उन्होंने कहा पाकिस्तान हमारी मदद करेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब इन पर गिराएगा अगर इन्होंने हमला किया, तो शाम तक वो डिनायल भी आ गया। पाकिस्तान ने कह दिया हमने कोई बयान ही नहीं दिया है। अब उनके जनरल तो न्यूज में बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान में डर मच गया, पाकिस्तान में डर मच गया, उनको लगा पता नहीं क्या हो जाएगा, उन्होंने डिनाई कर दिया। तो वो जो उनके जो फील्ड जनरल है, फील्ड मार्शल है, उनकी एक तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी अपने दर्शकों को जाते जाते कि उनका प्रोटेस्ट कैसे हो रहा है अमेरिका में। उसकी एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर आई है, मैं उसको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले सर मैं एक बार जरा दिखा देती हूं। अगर यहां मोसाद की बिल्डिंग को अटैक किया है तो वहां भी इजराइल ने ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर अटैक किया है। ये देखिए वहां का जो सरकारी न्यूज चैनल है उस पर अटैक किया, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, और ये अटैक करके ये संदेश देने की कोशिश की। ये देखिए वहां से एकदम से जो न्यूज एंकर है, तस्वीर को चलाइए जरा बड़ा करके, वहां से उन्हें भागना पड़ा। वो उस समय यही बता रही थी कि कैसे हम ईरान को खत्म कर देंगे, और जब वो ये इजराइल को खत्म कर देंगे, और जब वो ये बता रही थी उसी वक्त वहां पर कैसे ये धमाका होता है और उन्हें खुद वहां से भागना पड़ता है, छोड़कर जाना पड़ता है। तो ये बुलेटिन के अंदर हो रहा था। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, इजराइल के खात्मे की बात कर रही थी टेलीविजन पर न्यूज एंकर, और उसी समय धमाका हुआ और वो बाहर चली गई, भाग कर गई हैं। ये तस्वीर ईरान के अंदर से आई है। अब ये संदेश दोनों तरफ से दिया जा रहा है। ये तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूं कि वहां मोसाद को टारगेट, यहां सरकारी चैनल को टारगेट। ये ईरान के लोगों से भी अपील कर रहे हैं, यहां पे ईरान के लोगों से भी अपील करा जा रहा है। प्रोफेसर त्रिपाठी, ये कहा जा रहा है कि आप लोग तख्ता पलट कीजिए, क्योंकि ये आपकी वो रेजिम है जिसने इस तरह से एक तानाशाही मचा रखी है। तो वो अपील्स भी साथ साथ चल रही हैं प्रोफेसर त्रिपाठी। देखिए, ये अपील जो है पिछले एक हफ्ते से ही चल रही है। इनका पूरा प्रयास है, क्योंकि इनको ये नहीं लगता है इजराइल अमेरिका को कि सीधे लड़ाई में इनको पूरी तरीके से निस्तानाबूद कर देंगे। ये सच है कि पूरी सीधी लड़ाई में ईरान, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कर सकते सीधी लड़ाई में निस्तानाबूद? मैं हमेशा कहता हूं कि ये 21वीं सदी का युग है। ये 19वीं सदी का नहीं है कि 10 कंट्री मिल करके खत्म करके चले गए। और मैं ये भी कहता है, अभी देखते जाइए, वक्त आने वाला है कि इस वॉर में ऐसा नहीं होने वाला है कि एक बटन दबाओ ईरान समाप्त हो गया। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रोफेसर त्रिपाठी कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेजर जनरल सिन्हा वो ये कह रहे हैं, हमने देखा है रूस यूक्रेन जब हुआ, सबको लग रहा था कि रूस बहुत आसानी से जंग को जीत जाएगा। आज भी वो जंग चल रही है। तो वो ये कह रहे हैं ये आसान नहीं है अमेरिका और इजराइल के लिए कि वो सोच ले वो ईरान को खत्म कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मेजर जनरल सिन्हा, देखिए सुचारिता जी, एज फार द यूक्रेन एंड रशिया इज कंसर्न, मेरा शुरू से मानना है 2022 के फरवरी से कि ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, ये चलेगी।
वहाँ के जंग को और यहाँ के जंग को दोनों को जोड़ना, देखिए वो ग्राउंड रियलिटी नहीं है। ये तकरीबन 1524 किलोमीटर अलग हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसके अंदर निबी का भी है और इसके अंदर में बहुत सारी ये परिस्थितियाँ ही दूसरी हैं। और जो देखिए, ना तो वहाँ पर रशिया कर रहा था कोई टेररिज्म, ना तो कोई यूक्रेन कर रहा था टेररिज्म। हम इसको यदि जोड़ करके इस तरह से देखते हैं तो गलत है। देखिए क्यों हुआ है, क्यों इजराइल ने किया है। इजराइल को कोई पहले तो नहीं किया, वो कोई आकर के पहले वो ट्राई किया था कि 2020 में भी इसकी ये करता था प्रैक्टिस की किस तरह से बर्बाद करना है ईरान को, क्योंकि वो फील करता है कि उसका एक्सिस्टेंशियल थ्रेट उसके ऊपर में। मगर जो चीज़ें रिट्रीब्यूट हुई हैं वो 2023 में हम बार बार यही आता है। और देखिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है उसने, वो अपने इलाके में लड़ने के बाद, लीबिया में, सीरिया में, वो अब लड़ने के 6 फ्रंट में लड़ने के बाद फाइनली वो ईरान के पास हाथ पहुंचा है। और ईरान के पास भी ये अमेरिका उसको ये करता रहा है, डिस्करेज करता रहा है कि नहीं डायरेक्टली आप ना जाएं, और ये नहीं कि उसको पीछे से बैकिंग कर रहे हैं। वो तो जब लास्ट मिनट में होता है, इवन फर्स्ट टाइम जब आपको याद होगा 1 अप्रैल जब दमास्कस के ऊपर में IRGC को उन्होंने मारे थे कमांडर को, अमेरिका ने कहा था, और सच्चाई है, उन्होंने नहीं पूछा था उसे अमेरिका से, इन्होंने उनको ड्रॉ किया है। इजराइल हैज ड्रॉन ईरान इनटू द बैटल ऑन हिज ओन डिजाइन, और इसलिए बहुत जरूरी है। और वो फोर्ट देखिए, अमेरिका नहीं आना चाहता है, वो आज भी बोल रहे हैं कि आपके पास ही ये वेपन सिस्टम है, आप आइए, नहीं तो ये नहीं बर्बाद होगा। और ये आप 2 दिन में देखेंगे, ये जो कह रहे हैं ना, गिव 48 आवर्स यू विल सी, ये कहना कि, और आप एक बात कह रही थी कि ना ये बहुत बड़ी बात चल रही थी, मोसाद के हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक आया जी, जो चेल्सा में है, यदि आप देखेंगे उसके अंदर में बहुत बार जो लेबनान से उसके ऊपर फायर आया है। आप ये बताइए, ये वॉर के पहले 2 दिन पहले ईरान कह रहा था कि हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट आ चुका है, जो नौगेब का है या डिमाना जो आपका न्यूक्लियर प्लांट है, वहां पर क्यों नहीं अटैक मार रहे हैं, वो क्यों कर पा रहे हैं। और ये देखिए केवल 13 और 14 को कहते हैं कि अगले 24 घंटे बहुत निर्णायक होने वाले हैं, क्योंकि पूरी दुनिया अब इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख रही है कि वो क्या कारण है कि वो G7 की बैठक, जिसका कार्यक्रम बहुत पहले से तय होता है, उसे छोड़कर वहां पर सीज फायर के किसी भी तरह के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए बिना वापस आ गए हैं। क्यों आ गए हैं ये पूछ रहे हैं। ये सवाल बार बार पूछा जाएगा कि आखिर कौन सा बड़ा फैसला है। मैं जाते जाते एक तस्वीर बस दिखाना चाह रही हूं, अमेरिका से तस्वीर आई है, और जो अमेरिका के जो फील्ड मार्शल है, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनके खिलाफ कैसे अमेरिका में ये विरोध प्रदर्शन हुआ, ये देख लीजिए। अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान के लोग हैं, उन्होंने लगाया मास मर्डरर आसिम मुनीर, मास मर्डरर, और उन्होंने कहा कि अमेरिका में ये इस जनरल का स्वागत क्यों हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में तबाही मचाने वाला और वहां पर लोकतंत्र की हत्या करने वाला यही फील्ड मार्शल है। पाकिस्तान के लोगों ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं जाते जाते, क्योंकि ये आसिम मुनीर और पाकिस्तान की हकीकत बयां कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाद अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH